नमस्कार, डीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि आखिर नागपुर में ऐसी क्या अफवाह फैली कि भड़क उठी हिंसा। बात करेंगे कि आखिर क्यों लालू नीतीश पासवान के दौर से बाहर निकलने को बेकरार है बिहार। एक नजर डालेंगे सुनीता विलियम्स की लैंडिंग में आने वाली मुश्किलों पर। देखेंगे किस नेता ने बताया पीएम नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज। जानेंगे तेलंगाना ने क्यों बढ़ाया ओबीसी का आरक्षण। और आखिर में बात करेंगे बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री पर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। सोना 88,256 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। चांदी 162 बढ़कर 99,929 प्रति किलो हुई। इस साल 92,000 तक जा सकता है सोना। सीज फायर के बीच गाजा में इजरायली हमले फिर शुरू। एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। राम मंदिर में राम दरबार का सिंहासन बनकर हुआ तैयार। मकराना के सफेद पत्थर से बना गर्भगृह 14 मंदिरों में स्थापना 30 अप्रैल को। पाकिस्तानी सीमा हैदर फिर बनी मां। 2023 में बगैर दस्तावेज बॉर्डर किया था क्रॉस। भारत के सचिन मीना से की थी शादी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के इस्लामिक शादी का हवाला देकर जगन्नाथ मंदिर प्रवेश पर विवाद। हिंदू भावनाओं को आहत करने का किया जा रहा है दावा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घर की छत पर चढ़ गया सांड। उतारने के लिए बुलानी पड़ी क्रेन। वीडियो हो रहा जमकर वायरल। राजस्थान के जयपुर में शव को मुखाग्नि देते समय मधुमक्खियों ने किया हमला। शमशान घाट में मची चीख पुकार। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक से 1 करोड़ रुपए का गांजा हुआ जब्त। चालक गिरफ्तार। वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। पिस्टल लेकर पहुंची महिला पर एफआईआर दर्ज, हुई गिरफ्तार। बिहार में पुलिस के बाद एसएसपी जवानों पर हमला। अपराधी को दबोचने पहुंची टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की एक महिला पार्टी नेता ने औरंगजेब से की परशुराम की तुलना। पार्टी ने बोला माफी मांगो। वहीं ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। तो महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद 2 गुटों के बीच टकराव हो गया। नागपुर में पहले महल और फिर हंसापुरी में हिंसा हुई, जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। नागपुर हिंसा का मामला संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने नागपुर में हुई हिंसा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। नागपुर में अब हालात काबू में है। पुलिस का कहना है कि औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद 2 गुटों के बीच टकराव हो गया, जिसके बाद महल इलाके में दोनों ओर से पथराव हुआ। वाहनों में आग लगा दी गई। हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। हिंसक झड़प में 2 समुदायों के युवकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। कुछ गाड़ियां तोड़ दी गई, आगजनी हुई। डीसीपी निकेतन कदम पर भी हमला हुआ। गंभीर हालत में डीसीपी कदम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय वाले महल में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। 2 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। नागपुर पुलिस ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर इश्यू किया है। साथ ही पुलिस ने अब तक 40 से 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, उनकी धरपकड़ पुलिस कर रही है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी पुलिस ने शुरू कर दी है। साथ ही क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिंसा के मद्देनजर शांति और सद्भाव की अपील की है। पुलिस के अनुसार ये तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने महल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। सीएम फडणवीस ने शांति बनाए रखने की अपील की है और लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने को कहा है।
बिहार की सियासत एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। उत्तर के दशक में आपातकाल के समय जेपी आंदोलन से सियासी पारी का आगाज करने वाले लालू प्रसाद यादव से लेकर रामविलास पासवान, सुशील मोदी और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही 5 दशक तक बिहार की राजनीति सिमटी रही है। पासवान और सुशील मोदी का निधन हो चुका है, तो वहीं लालू यादव सजा याफ्ता हैं और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठते रहते हैं। इस तरह बिहार की राजनीति में जनरेशन चेंज होता दिख रहा है। लालू, नीतीश, पासवान के दौर से बिहार की सियासत बाहर निकलने को बेकरार दिख रही है। 80 के दशक में जन्मे युवा नेताओं की बाहर दिखने लगी है। रामविलास पासवान के विरासत संभालने वाले चिराग पासवान हो या फिर लालू यादव के सियासी वारिस माने जाने वाले तेजस्वी यादव हो। यही नहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। इसके अलावा जनसुराज के प्रशांत किशोर से लेकर वीआईपी के मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता भी किस्मत आजमाने से बेताब दिख रहे हैं। बिहार की सियासत के बेताब बादशाह लालू प्रसाद यादव को कहा जाता था। छात्र राजनीति से अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले लालू यादव ने जेपी आंदोलन से अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। इसके दम पर ही 90 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राज किया है। चारा घोटाले ने लालू यादव की सियासत पर ग्रहण लगा दिया और अब सजा याफ्ता है। इसके अलावा बीमार भी रहते हैं, लेकिन अपने बेटे तेजस्वी यादव को सियासी वारिस के तौर पर स्थापित कर दिया है। तेजस्वी यादव आरजेडी का चेहरा है और 2020 के चुनाव में खुद को साबित करने में सफल रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। तेजस्वी के नेतृत्व और चेहरे पर महागठबंधन बिहार चुनाव में किस्मत आजमा सकता है। ऐसे में आरजेडी की राजनीति और चुनावी दशा और दिशा तेजस्वी यादव ही तय करते नजर आएंगे। बता दें, तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में साफ है कि महागठबंधन की सत्ता में वापसी होती है तो फिर तेजस्वी यादव ही सत्ता की बागडोर संभालेंगे। जेपी आंदोलन से निकले रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में दलित चेहरा बनकर उभरे। बिहार के सत्ता की कमान भले ही रामविलास पासवान नहीं संभाल सके, लेकिन केंद्र की राजनीति में अपना पूरा दखल रखा। जनता पार्टी से लेकर जनता दल और फिर अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाने का सफर तय किया। केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे, लेकिन कोरोना काल में उनका निधन हो गया। ऐसे में रामविलास पासवान की सियासी विरासत उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं। जैसा कि नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लेकर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर निकल गया है, लेकिन सुनीता की लैंडिंग आसान नहीं है, ये हम सभी जानते भी हैं। एक गलती से सुनीता का पूरा स्पेसक्राफ्ट भस्म हो सकता है। दरअसल स्पेसक्राफ्ट जब पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। इस दौरान अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल बदलता है तो उसमें घर्षण शुरू होगा, जिससे देखते ही देखते स्पेसक्राफ्ट आग का गोला बन सकता है। जानकारों का कहना है कि जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है तो उसे री एंट्री कहते हैं। इसे सबसे मुश्किल वक्त माना जाता है। री एंट्री के दौरान ड्रैगन कैप्सूल की स्पीड कम होने लगती है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट का एंगल अगर बदलता है तो घर्षण की वजह से उसके तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट के भीतर 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होगा। अगर ऐसा होता है तो गर्मी से स्पेसक्राफ्ट जल भी सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री भाप बन जाएंगे। अंतरिक्ष में ड्रैगन की न्यूनतम रफ्तार 28,000 किलोमीटर घंटा होती है। री एंट्री के दौरान ड्रैगन कैप्सूल की स्पीड कम होने लगेगी। यही वजह है कि स्पेस से पृथ्वी में आने के वक्त को अंतरिक्ष यात्री सबसे मुश्किल वक्त मानते हैं। इस दौरान अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल बन सकता है तो स्पेसक्राफ्ट का घर्षण काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी। वहीं अगर पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर लेता है तो फिर स्पेसक्राफ्ट आसानी से समंदर में उतर सकता है। जैसा कि इन दिनों औरंगजेब और औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे हंगामे के बीच बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म बता दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सदन में जमकर हंगामा मचा दिया है। प्रदीप पुरोहित उड़ीसा के बारगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस समेत तमाम
विपक्षी दलों के सांसदों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि सदन में पीठासीन दिलीप सैकिया ने प्रदीप पुरोहित के बयान की जांच के बाद सदन की कार्यवाही से उसे हटाने का निर्देश जारी किया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सांसद का वह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी प्रदीप पुरोहित पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी का किसी पार्टी से संबंध नहीं था, ये तुलना उचित नहीं। दरअसल भाजपा सांसद ने अपने बयान में एक संत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि गंधमादन पहाड़ी क्षेत्र में एक संत रहते हैं, गिरिजा बाबा। उन्हीं बाबा ने उनको एक बार एक बातचीत में कहा था कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इसके बाद बीजेपी सांसद ने अपने बयान में ये भी जोड़ा कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हीं की तरह भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के प्रयत्न में जुटे हैं। सांसद प्रदीप पुरोहित ने जैसे ही ये बयान दिया, सदन में शोरगुल शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी सांसद के बयान का वीडियो शेयर कर दिया और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताया। तेलंगाना कांग्रेस सरकार अपने वादे को अमली जामा पहनाने जा रही है। दरअसल सीएम रेवंत रेड्डी ने सोमवार को विधानसभा में ऐलान किया है कि उनकी सरकार ने ओबीसी के आरक्षण सीमा को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। राज्य में ओबीसी को मिलने वाले 23% आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने का कदम उठाया जा रहा है। इस तरह तेलंगाना की शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी आवासी के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया है। ओबीसी समाज का 42% आरक्षण लागू हो जाता है तो फिर तेलंगाना में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। सीएम रेवंत ने जरूर ओबीसी का आरक्षण को 23 से बढ़ाकर 42 करने की बात कही हो, लेकिन उसे अमली जामा पहनाना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के दायरे को 50% तक सीमित कर रखा है। ऐसे में कहीं बिहार जैसा हश्र ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार ने दलित और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन अदालत के फेर में फंस गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जाति जनगणना के नतीजे जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना में पिछड़े वर्गों की आबादी 56.36% है। बता दें, उन्होंने कहा कि ये फैसला वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर लिया गया है। इसके लिए रेवंत सरकार ने ओबीसी समाज को 42% आरक्षण देने की मंशा से 2 विधेयक पेश किए हैं। इसके एक आरक्षण शिक्षा, सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकाय चुनावों में दिया जाएगा। दूसरा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में भी ओबीसी कोटा 23% से बढ़ाकर 42% करने का प्रस्ताव रखा गया है। बिहार में इन दिनों सियासत में भूचाल मचा हुआ है। चारों तरफ इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो राजनीति वंशवाद के बहुत कड़े आलोचक रहे हैं, अब अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारने वाले हैं। नीतीश कुमार, जो कई सालों से वंशवाद की राजनीति पर अपने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव पर हमला करते रहे हैं, उन पर पत्नी, बेटों और बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाने की आलोचना करते रहे हैं। लेकिन समय के साथ अब नीतीश कुमार खुद अपने बेटे के लिए राजनीति की जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में नीतीश परिवारवाद का मुद्दा इस चुनाव में खो देंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे निशांत कुमार, जो लगभग 2 दशकों से राजनीतिक चकाचौंध से दूर रहे हैं, अपने पिता की मदद करने के लिए आखिरकार मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हालिया घटनाक्रमों पर अगर नजर डाली जाए तो इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनावी मैदान में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। होली के दिन मुख्यमंत्री आवास पर निशांत कुमार ने कई वरिष्ठ जेडीयू नेताओं से मुलाकात की थी। ये पहला मौका था जब निशांत ने इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक हस्तियों से खुलेआम मुलाकात की। होली की बधाई देने वाले भी नीतीश के बाद निशांत के पास ही जाते दिख रहे थे। ये पहली बार हो रहा था जब नीतीश की उपस्थिति में उनके पुत्र राजनीतिक उत्तराधिकारी की तरह सक्रिय नजर आए। माना गया कि नीतीश कुमार भी निशांत के दल में स्वीकार्यता की परख कर रहे हैं। फिर पटना में जनता दल कार्यालय के बाहर एक बड़ा होर्डिंग दिखाई दिया जिसमें उनके बेटे निशांत अपने पिता के साथ नजर आए थे। वहीं ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए डीबी न्यूज के साथ।